नमस्ते, आपका स्वागत है आज रात के 10 बजे के इस शो में। और आज हम एक बहुत ही विशिष्ट विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और उसके साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकुर शर्मा जी जम्मू से। अंकुर शर्मा जी एकजुट जम्मू के अध्यक्ष हैं और एडवोकेट भी हैं और इन्होंने कई महत्वपूर्ण PIL इत्यादि लगाई हैं जम्मू कश्मीर के, विशेषकर जो राष्ट्रीय हितों के पक्ष में। अंकुर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आप म्यूट हो गए। हाँ, एक मिनट। बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है उसमें ऐसा कई बार देखा गया, ऐसा लगता है, क्योंकि ये जम्मू का इतिहास देखें हम तो जम्मू कभी भी कश्मीर से रूल नहीं हुआ है। इसका उल्टा अवश्य हुआ है कि कश्मीर जो है वो जम्मू से रूल हुआ करता था जब यहाँ पर डोगरा राज्य था। और वैसे कश्मीर जो है वो सदैव स्वतंत्र और उसका अलग अस्तित्व रहा है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि जम्मू जो है एक प्रकार से कश्मीर का उपनिवेश होकर रह गया है? देखिए, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके साथ ही जम्मू गुलाम बना दिया गया। 1947 में जब लिबरेशन की जंग हिंदुस्तान ने जीती तो जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी बना दिया गया। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि पिछले 70 वर्ष का एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि जम्मू सेकेंड क्लास, एनस्लेव्ड, हॉस्टेज और एक कॉलोनाइज्ड एरिया बनके पिछले 70 साल में रहा। और एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही जहां भारत की राजसत्ता ने, इंडियन स्टेट ने ही कश्मीर का गुलाम जम्मू को बना दिया। उस समय की अवधारणा ये थी कि देखिए भाई साहब, ये जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, केवल एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है पूरे भारत संघ में। स्टेट की अगर मैं बात करूं, मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूं। और ये वैसी स्टेट है जिसने टू नेशन थ्योरी के होते हुए भी भारत का दामन थामा है। तो यहां पे अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल मुसलमान बनाएगा, यानी डेमोक्रेसी का चेहरा मुसलमान होगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में अधिक रिप्रेजेंटेशन अगर मुसलमानों की होगी, तो दुनिया को भारत बता सकता है कि देखिए भारत की सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी ये विक्ट्री है। अब इस अरेंजमेंट में ये निहित था कि जम्मू को सेकेंड क्लास ही रहना है, क्योंकि आपको सत्ता एक रीजन और एक धर्म विशेष के लोगों के हाथ में सौंपनी है। आपको पॉलिटिकल कंट्रोल एक रीजन और एक धर्म विशेष के हाथ में सौंपना है। तो जम्मू संभाग के लोगों को यह बताया गया कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि आप एक सेकेंड क्लास कैटेगरी अडॉप्ट करके अपना जीवन अब जीजिए। आने वाले कुछ समय में हम यहाँ के मुसलमान समाज को डेमोक्रेसी के फायदे समझा लेंगे और आहिस्ता 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 वो पूरे तरीके से रम जाएंगे। देन वी विल पुट थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। अच्छा देखिए, इस कम्युनल अंडरस्टैंडिंग को या कम्युनल सेटअप को एक सेक्युलर चोला पहनाया गया। मुस्लिम ब्रदरहुड का एक मॉडल है। देखिए, कैलिफेट बनाने के लिए स्टेट के लेवल पे मुख्यतः 3 ही एंटिटीज काम कर रही हैं। खुमैनी ईरान शिया कैलिफेट का कॉन्सेप्ट हो गया, आपका सऊदी अरेबिया का सुन्नी हो गया, और तीसरा मुस्लिम ब्रदरहुड विच इज द मोस्ट डेंजरस, जिसका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसिए, फिर इंटरनल सबवर्जन के जरिए उन इंस्टीट्यूशंस पे पूरे तरीके से कब्जा पाइए और फिर अपने कम्युनल एजेंडा को अनलीश कीजिए। देखिए, इस इंट्रूजन की, इस इस्लामिस्ट मॉडस ऑपरेंडी की पराकाष्ठा या पहला सबसे मतलब मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, नुआंस्ड और सटल एक्सप्रेशन आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, जहां उन्होंने भारत के सेक्युलर संविधान में आर्टिकल 370 इंसर्ट करवा दिया गया। आर्टिकल 370 एक सेक्युलर प्रोविजन की तरह पेश किया गया। आर्टिकल 370 यह सुनिश्चित करता था कि भारत संघ में केवल एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जहां पे भारत का संविधान लागू नहीं होगा। चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का अलग संविधान होगा।
क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का एक अलग झंडा होगा। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इस्तेमाल करके एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिस्ट स्टेट का निर्माण किया गया, एक पाकिस्तान का निर्माण किया गया, क्योंकि ये सोच वही सोच थी जिस सोच के आधार पे पाकिस्तान भी बना था, टू नेशन थ्योरी। हम मुसलमान हैं इसीलिए अलग, या हम मुसलमान हैं इसीलिए स्पेशल स्टेटस, या एक ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसीलिए भारत का संविधान यहां पे लागू नहीं होगा। देखिए, ये पाकिस्तान ने नहीं किया, ये CIA ने नहीं किया, ये कश्मीर के इस्लामिस्ट ने केवल उन्हीं ने नहीं किया, ये भारत की राजसत्ता ने तय किया और पाकिस्तान का निर्माण भारत की सेक्युलर टेरिटरी के अंदर ही कर दिया। तो हम यही कहते हैं आसान शब्दों में कि जम्मू कश्मीर एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट थी और अभी है विद इन द सेक्युलर टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये अरेंजमेंट में जहां पे एक कम्युनल मुस्लिम इस्लामिस्ट टोटलिटेरियन ने हेजुमोनिक सिस्टम के हवाले आपने जम्मू को कर दिया, तो मुझे लगता है कि अगर जम्मू को अलग आप स्टेट का दर्जा दें तो 1947 में जो हमारी गुलामी प्रारंभ हुई थी, शुरू हुई थी, मुझे लगता है वो लिबरेशन की तरफ हम जाएंगे। डेमोक्रेटिक सेटअप में स्टेट एक्सक्लूसिवली आपके एरिया को मिलना स्टेटस, मुझे लगता है कि वो एक इंडिपेंडेंस का असल एक्सप्रेशन है। आप अपने लिए कानून बना सकते हैं, आप अपनी तरक्की कर सकते हैं, पैसे किस तरीके से खर्च करने हैं वो तय कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई जम्मू कश्मीर को अगर आपको एक सेक्युलर टेरिटरी में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको ये डिफैक्टो और डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट को ध्वस्त करना पड़ेगा। अब आर्ग्यूमेंट कभी कभी ये दिया जाता है कि देखिए 370 और 35 से तो खत्म हो गया, तो ये अब इस्लामिक स्टेट क्या एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? उसका आंसर ये है कि देखिए 370 और 35 से खत्म करके आपने केवल इस्लामिक स्टेट एज अ लीगल एंटिटी को ध्वस्त किया, यानी डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट जो है वो ध्वस्त हुई। डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है। और डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट का क्या मतलब है कि देखिए अभी भी स्टेट एपरेटस में ऐसे इंडिविजुअल्स और ऐसी पॉलिसीज प्लांट की गई हैं जो इस्लामिस्ट एजेंडा को ही आगे चलाती है। ऐसी फॉर्मुलेशंस, ऐसी सोच, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे बायसेस इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, संस्थागत तरीके से स्टेट एपरेटस में प्लांटेड हैं जो इसे एक सेक्युलर एंटिटी की तरह नहीं चलने देती। इसीलिए मैं दूसरे चरण में उन सब विषयों पर चर्चा करूंगा आपके अगले सवाल के बाद। इसीलिए हमने जम्मू कश्मीर में पोस्ट एब्रोगेशन ये देखा कि डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट तो लगातार चलती रही, नेशनल इंटरेस्ट तो ब्लीड ही करता रहा। यहां अलगाववाद पे, सेपरेटिज्म पे, एंटी इंडिया पोजीशनिंग पे इंसेंटिव तो सदा सदा के लिए चल रहा था, उसके बाद भी चलता रहा। नेशनलिज्म पे कॉस्ट्स इंपोज होती रही। नेशनलिस्ट सेकेंड क्लास का ही अभी तक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच प्रोबेबली ऑल इंडियंस नीड टू अंडरस्टैंड, देखिए गजवाए हिंद की लड़ाई में पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स जब स्ट्रेटेजाइज करते हैं तो ये कहते हैं कि गजवाए हिंद की लड़ाई में फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विद इन नॉर्दर्न इंडिया फॉल ऑफ जम्मू इज वेरी क्रिटिकल। तो देखिए कश्मीर को तो 100% इस्लामाइज कर दिया गया, बहुत सारे जेनोसाइड के वहां फेजेस रहे, लेकिन मोस्ट रिसेंट जो था वो 1990s का था। वहां से हिंदूज ऑफ कश्मीर, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करके उन्हें भगा दिया गया, कश्मीर का इस्लामीकरण हो गया। फॉल ऑफ जम्मू अगर होना है तो पहली रिक्वायरमेंट तो यहाँ का हिंदू मेजॉरिटी कैरेक्टर पाकिस्तान को या यहाँ के इस्लामिस्ट्स को चेंज करना है, वो तो पहला एक टारगेट है। अब वो कैसे करेंगे? तो डेमोग्राफिक असॉल्ट या लैंड जिहाद के जरिए। तो देखिए अगर डेमोग्राफिक असॉल्ट जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग को टेक ओवर करने के लिए प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए तो जम्मू एक स्प्रिंग बोर्ड बन सकता है पूरे हिंदुस्तान पे इस्लाम का परचम लहराने के लिए, या जो उनकी स्ट्रेटेजी है कि इसे एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। सेम मॉडल्स दूसरी जगह पे भी रेप्लिकेट किए जाएंगे और कुछ समय में ही दिल्ली भी दूर नहीं होगी। तो राष्ट्रीय हित के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इस्लामिस्ट का कंट्रोल है जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग पे खासकर, उसे खत्म किया जाए। वो जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बना के ही किया जा सकता है। मैं इस्लामिस्ट का कंट्रोल है इस पे थोड़ी सी 2 मिनट की व्याख्यान करना चाहूंगा। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर में हमेशा सत्ता में रही, आने वाले समय में एग्जिस्टिंग सिस्टम अगर यही रहा तो सत्ता में रहेंगी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है। देखिए हमारा पिछले 70 वर्ष का ये एक्सपीरियंस है कि चाहे
मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हो कश्मीर बेस्ड, अलगाववादी संगठन हो, आतंकवादी संगठन हो, या पाकिस्तान की आईएसआई हो, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये अलग अलग डिग्रीज पे रह के अपना एक ही एजेंडा, एक ही काम, एक ही गोल अचीव करने में कार्यरत हैं। अगर आप इसे समझिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी या कांग्रेस की वो इकाई जो कश्मीर बेस्ड है, वही हमारे डेमोक्रेटिक स्पेसिस को इस्तेमाल करके, अब्यूज करके डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने का काम यहाँ पे करती है। तो मान लीजिए एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास ही हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल रहा, तो जम्मू तो आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा। जम्मू को डेमोग्राफिकली इन्वेड करने के लिए जम्मू में लैंड जिहाद का प्रोसेस अनलीश किया गया है, और जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस है, स्टेट के द्वारा प्रायोजित प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि स्टेट हैज ऑलरेडी बीन टेकन ओवर बाय द इस्लामिस्ट्स बाय यूजिंग द मॉडल ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, और वो सत्ता के अंदर घुस के, विधानसभा के अंदर घुस के हमारे खिलाफ ही ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे नेशनल इंटरेस्ट ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। मैं फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक 2-3 एग्जांपल्स फटाफट 2 मिनट में दूंगा कि किस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया गया इस्लामिस्ट जिहादी एजेंडा को अनलीश करने के लिए, परस्यू करने के लिए। जम्मू को इफ यू हैव टू डेमोग्राफिकली इन्वेड जम्मू, सो विधानसभा में ये एक कानून पास किया गया 2001 में, विच इज ऑल्सो नोन एज रोशनी एक्ट, या जिसे J&K स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट आप कह सकते हैं। ये कानून था जिसके जरिए सरकारी जमीन, उसके मालिकाना हक उसके एनक्रोचर को दे दिए जाते थे, और हिंदू भी आवेदन करे, मुसलमान भी आवेदन करे, लेकिन हिंदू की एप्लीकेशन पेंडिंग रहेंगी या उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा, और केवल मुसलमानों को, एक धर्म विशेष के लोगों को ओवरवेलमिंगली जम्मू संभाग में स्टेट लैंड की ओनरशिप दे दी जाएगी। इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के दौरान तथ्यों के आधार पे, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे यह पाया गया कि जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े बड़े एरियाज का जितना लैंड एरिया है, उतने के करीब स्टेट लैंड पे जम्मू संभाग में हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में मुसलमानों को बसा दिया गया। ये तो एक तरीका था कि कानून बना के, लेजिस्लेटिव जिहाद करके आप एक धर्म विशेष के लोगों को एक जगह पे बसा रहे हैं ताकि जम्मू का हिंदू मेजॉरिटी कैरेक्टर डिस्टर्ब किया जा सके, लैंड जिहाद करके। ये तो हो गई स्टेट लैंड की बात। बाकी प्राइवेट लैंड्स या दूसरी कैटेगरी ऑफ लैंड्स के लिए महबूबा मुफ्ती ने 14 फरवरी 2018 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, जिसे हम एग्जीक्यूटिव जिहाद कहते हैं। उसमें ये 5 पन्ने का ऑर्डर था, 3 आदेश मुख्यतः उसमें दिए गए थे। उसमें डीएम एसएसपी को क्लियर लिखित में ये आदेश दिए गए थे कि अगर मुसलमान जम्मू संभाग में जमीन पे कब्जा करता है, चाहे वो प्राइवेट लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो, कोई डीएम एसएसपी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। लिखित में पहला आदेश। दूसरा आदेश, मान लीजिए उनकी एविक्शन करना अनिवार्य हो जाता है, ओनर कोर्ट में गया, कोर्ट से एविक्शन का ऑर्डर लेके आया, तो उस समय महबूबा मुफ्ती ने, मुख्यमंत्री ने, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने उस ऑर्डर में लिखा था कि कोई डीएम एसएसपी इस तरीके की एविक्शन कैरी आउट करने के लिए पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। और तीसरा उसमें यह कहा गया था कि अगर मुसलमान गौहत्या या बोवाइन स्मगलिंग में पकड़े जाते हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत उन पे एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। लीगल इम्यूनिटी दी गई मुसलमानों को जम्मू संभाग की जमीनों पे कब्जा करने के लिए। कानून के वो प्रोविजंस जिसमें लैंड एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए सरकार कदम उठाती है, उन प्रोविजंस को मुस्लिम्स के फेवर में सस्पेंड किया गया सिलेक्टिवली। तीसरा, यहाँ पे स्टेट कन्नाइवेंस और स्टेट एनकरेजमेंट के कारण जम्मू कश्मीर में जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं वो एक धर्म विशेष के लोगों ने, यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा ली। हाई कोर्ट में जब इस कब्जे की रिपोर्ट मंगवाई गई डिवीजन बेंच द्वारा, तो उसमें यह पाया गया कि जम्मू संभाग के 10 जिलों में 90% से अधिक जमीन मुसलमानों ने फॉरेस्ट की घेरी है। 5वीं कैटेगरी इसमें अगर मैं आऊं, किस तरीके से इस डेमोग्राफिक असॉल्ट को, लैंड जिहाद को, इन्वेजन को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है, तो उसमें है रिवर बेड्स, उनके एम्बैंकमेंट्स, उसके एडजॉइनिंग जो स्टेट लैंड्स हैं उनकी एनक्रोचमेंट। तो हमने टेस्ट केस के दौरान यह पाया कि जम्मू कश्मीर डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, डिस्ट्रिक्ट 10 सेशंस जज की अध्यक्षता में, डीएम, डिविजनल कमिश्नर, बाकी तमाम उसके मेंबर्स थे। उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि जम्मू सिटी जो एक एक्सक्लूसिवली हिंदू मेजॉरिटी सिटी है, जम्मू सिटी की म्यूनिसिपल लिमिट्स में जो रिवर तवी, जिसे हम सूर्यपुत्री का नाम देते हैं,
जो हमारे लिए माँ का दर्जा रखती है, भगवान का दर्जा रखती है, आप बताइए उसके एम्बैंकमेंट्स और रिवर बेड पे किन लोगों ने कब्जा किया है। इस कमेटी ने एक्सटेंसिव स्टडी करने के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट सील्ड कवर में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने रखी। 668 एनक्रोचर्स के नाम दिए गए, डिस्क्रिप्शन दी गई कि किस खसरा नंबर में कितनी जमीन पे बैठे हैं, क्या इन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन की है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि हिंदू मेजोरिटी एरिया में सूर्यपुत्री तवी की छाती पे 668 एनक्रोचर्स ने कब्जा किया है, जिसमें से 667 मुस्लिम्स हैं और केवल एक ही नॉन मुस्लिम है। तो चाहे स्टेट लैंड हो, फॉरेस्ट लैंड हो, प्राइवेट लैंड हो, रिवर बेड्स हो, एम्बैंकमेंट्स हो, नजूल की लैंड हो, किसी भी तरीके की लैंड, दे हैव ऑक्यूपाइड इट, दे हैव इन्वेडेड इट। आप जम्मू संभाग में अगर आएंगे तो मेजर टाउन्स के अराउंड आप इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स देखेंगे। इसमें हमारी लड़ाई के दौरान हमने रोशनी एक्ट को स्वयं मैंने चुनौती दी। इसकी संवैधानिक वैधता 2014 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज की और अक्टूबर 2020 में इस पिटीशन में हमने रोशनी एक्ट की संवैधानिक वैधता पे फैसला लिया और कानून को पूरे तरीके से ध्वस्त करवा दिया। उसके तहत की जितनी भी अलॉटमेंट्स थी, जितनी भी ओनरशिप राइट्स दिए गए थे, तकरीबन 20 लाख कनाल आदेश करवा दिए चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर और तमाम 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि समयबद्ध तरीके में आप ये सब जमीनें वापस लेंगे। अधिकारियों के ऊपर भी काफी तरीके के, रोशनी जजमेंट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि लेजिस्लेटिव जिहाद को हमने ध्वस्त किया। वैसे ही 14 फरवरी 2018 का वो जो ऑर्डर था, जो बहुत क्लैंडस्टिनली इशू किया गया था, उसे जो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट भी था, उस समय भाजपा और पीडीपी कोalition पार्टनर्स थे। पहली बार स्वयं मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक डोमेन में उस चिट्ठी को रखा और उसे निष्क्रिय करवाया, उसे रिडंडेंट करवाया, निष्प्रभावी बनाया, क्योंकि पब्लिक डोमेन में वो मामला आ गया। लेकिन उस समय मैं बताऊं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमें इस ऑर्डर के बारे में कोई पता ही नहीं था। यानी एक क्लासिफाइड तरीके से तमाम अधिकारियों को वो दिया गया था और बहुत ही एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट उसे रखा गया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहां पे स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज को इस्तेमाल करके, आपकी विधानसभा को इस्तेमाल करके जिहाद के प्रोसेस को अनलीश किया जा रहा हो, इट्स हाई टाइम दैट वी शुड टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। हमें समझने की आवश्यकता है कि यू डोंट हैव टू एम्पावर देम, यू हैव टू टेक बैक पावर फ्रॉम देम, ताकि इस जीनोसाइडल प्रोसेस को इसके लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले ही कंटेन और अरेस्ट किया जाए। मुस्लिम ब्रदरहुड का जो मॉडल है, जो डिप्लॉयड है जम्मू कश्मीर में, उसे ध्वस्त किया जाए। और साथ ही साथ हम केवल इतना नहीं कह रहे कि जम्मू प्रोविंस को जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसे केवल एक स्टेट बना दीजिए। हम ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर संभाग को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर कोई समस्या है तो वो कश्मीर में, और कश्मीर में जो समस्या है उसका नाम जिहाद है। जिहाद को कंटेन करने के लिए जो सैंक्चुरी है कश्मीर के अंदर, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय हित में ये जिम्मेवारी है कि डायरेक्टली उसे अपने कंट्रोल में ले, उस एरिया को आइसोलेट करके, क्वारंटाइन करके डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले, विदाउट लेजिस्लेचर कश्मीर के उस हिस्से को एक यूटी बनाए। और दूसरा, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पुनर्स्थापित करने के लिए उनके लिए एक सेपरेट लैंड डोमेन कार्व आउट करे, जिसे दूसरी यूटी का दर्जा दिया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर संभाग में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ था तो केवल अलगाववादी, आतंकवादी संगठन ही नहीं थे जिन्होंने इसे अंजाम दिया था, वहां का समाज भी इस नरसंहार में पूरे तरीके से शामिल था। आतंकवादियों के लिए, अलगाववादियों के लिए, सबवर्सिव एलिमेंट्स के लिए इस समाज ने एक बंकर का काम किया था। वो इसी समाज में रह के अपने इन जीनोसाइडल एक्ट्स को सर अंजाम देते थे। तो इनके साथ न्याय करने के लिए, हिंदुओं के साथ न्याय करने के लिए वहां पे एक सेपरेट सेंट्रली कंट्रोल्ड लैंड डोमेन क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। और चूंकि समाज भी शामिल था साथ में, इसीलिए आप उन्हें वापस उस समाज के साथ रहने नहीं भेज सकते, सिक्योरिटी और सेफ्टी का कोई रहेगा नहीं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए, पाकिस्तान का अल्टीमेट एम तो इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज है। पाकिस्तान का अल्टीमेट एम तो सनातन इंडिक सिविलाइजेशन को ध्वस्त करना है, खत्म करना है। हिमालय
सनातन इंडिक सिविलाइजेशन का क्रैडल है, उसका पालना है। अगर हिमालयाज को ये इस्लामाइज कर लें तो फिर सनातन इंडिक सिविलाइजेशन को ध्वस्त करने में अधिक समय भी नहीं लगेगा और अधिक एफर्ट भी नहीं लगेगा। तो हमें लगता ये है, आर्ग्यूमेंट ये है कि इसीलिए कश्मीर जो 100% इस्लामाइज हो चुका है, इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के बिगर प्रोजेक्ट में एज अ फर्स्ट स्टेप, उसे कंटेन और अरेस्ट करने के लिए आपको एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड विद इन कश्मीर क्रिएट करना पड़ेगा। और आपके पास कश्मीरी हिंदुओं को लेके एक सेक्युलर आर्ग्यूमेंट भी है कि ये जेनोसाइड के विक्टिम्स हैं, इन्हें स्थापित करने के लिए हमने वहां पे यूनियन टेरिटरी बनानी है, जो एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड का काम करेगा। और जिस तरीके की लोकेशन के बारे में चर्चा होती है कि कहां बनानी है, वो ऐसी है जो अल्टीमेटली जम्मू को लद्दाख से डायरेक्ट कनेक्ट करे। कश्मीर विल नॉट बी एबल टू डिस्कनेक्ट जम्मू एंड नेशन फ्रॉम लद्दाख, और वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कदम होगा। तो इन मुख्यतः आउटलाइन यही है कि इन कारणों के आधार पे हम ये कहते हैं कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए और कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया जाए, एक एक्सक्लूसिवली फॉर हिंदूज ऑफ कश्मीर हु सफर्ड जेनोसाइड एट द हैंड्स ऑफ इस्लामिस्ट्स एंड जिहादिस्ट्स इन 1990s। आपने बहुत सारी बातें कह दी। अब मैं इनको एक एक करके आपसे इन पर प्रश्न पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने जो कहा कि डी फैक्टो तो 370 चला गया, लेकिन डी जूरे तो 370 चला गया, लेकिन डी फैक्टो अभी भी कायम है। क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं तो पाते हैं कि आपके वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़ को नागरिकता मिल रही है, जो डोमिसाइल है वो भी ठीक है। लोगों को इसमें आपत्ति हो सकती है कि कुछ टाइम लिमिट दी रही है, लेकिन मिल रही है और रास्ता तो खुल गया है। उसके अतिरिक्त जो महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा था वो समाप्त हो गया है कि कोई भी महिला यदि बाहर शादी करती थी तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता से और उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था, वो समाप्त हो गया। उसके अतिरिक्त वाल्मीकि समाज जो है वो पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गया। तो आपको लगता है कि ये 370 हटने के कारण हुए हैं, तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि डी फैक्टो 370 अभी भी कायम है? देखिए, 370 और 35 जिस समय खत्म हुआ तो उसके इमीडिएट बेनिफिट्स जो जम्मू संभाग में रहे, जिन लोगों का आपने जिक्र किया, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, महिलाओं के साथ जो अत्याचार जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ, वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग, इमीडिएटली एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन थी कि वो सब कानून चले गए जिन कानूनों के आधार पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। डोमिसाइल की आपने बात की, डोमिसाइल कानून आने के बावजूद भी इन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिला क्योंकि उसमें 15 साल की लिमिट है। लेकिन अल्टीमेटली आपने भारतीय नागरिकों के लिए फिर 15 साल की एक दीवार खड़ी कर दी कि भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में आके ना बस सकते हैं, ना नौकरी सरकारी पा सकते हैं और ना ही इंटीग्रेट हो सकते हैं। लेकिन दैट अपार्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं 370 और 35 के खत्म होने के। मैं एक फंडामेंटल इशू पे आ रहा हूँ। डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट देखिए किस तरीके से ऑपरेट करती है। 370 और 35 ये सुनिश्चित करता था कि जम्मू कश्मीर में सत्ता इस्लामिस्ट्स के पास रहे, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पास रहे। तो 370 और 35 का वर्स्ट विक्टिम जो था वो जम्मू संभाग था। 370 और 35 खत्म करने के बाद एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए था कि जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन होनी चाहिए थी। लेकिन इस डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट ने अंदर से कब्जा करके ऐसे फैसले करवाए जिन फैसलों के आधार पर सत्ता फिर कश्मीर को देने का प्रावधान भारत सरकार ने किया। फॉर इंस्टेंस, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है, जो नया डिलिमिटेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया है जम्मू कश्मीर में अगले असेंबली इलेक्शंस करने से पहले, उस डिलिमिटेशन प्रोसेस में आधार बनाया गया 2011 के सेंसस को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज है, 2011 का सेंसस हो, 2001 का हो, 1981 का हो, 1991 में तो जम्मू कश्मीर में हुए। हमारे अलावा भाजपा की भी आधिकारिक पोजीशन ये है कि 2011 का सेंसस तो बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, एक फर्स्ट सेंसस है, एक टेबल सेंसस है। और उसे प्रूव करने के लिए बहुत सारे तथ्य एकजुट जम्मू ने भी पब्लिक डोमेन में रखे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने समय समय पे इस पे आर्टिकल्स लिखे, एविडेंस सामने रखे, कंपैरेटिव एनालिसिस करके ये साबित करने की कोशिश की कि ये फ्रॉड और फर्ज्ड है। बहुत सारी टेस्टिमनीज भी उन लोगों की जिन्होंने सेंसस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन वो भी छोड़ दीजिए, एक पल के लिए आप ये मान लीजिए कि जो पार्टी इन पावर है,
पार्टी इन पावर की आधिकारिक पोजीशन ये है, ऑफिशियल पोजीशन ये है, इन राइटिंग पोजीशन ये है कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है। इसमें कश्मीर की पॉपुलेशन को बहुत गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है और जम्मू की पॉपुलेशन को कम किया गया है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एज फार एज जम्मू इज कंसर्न, जम्मू प्रोविंस इज कंसर्न, इसमें -10% कर दिया गया। अच्छा, आप 91 का अगर डेटा देखेंगे, 90s के दशक का, जिस समय 4 से 5 लाख हिंदू नरसंहार फेस करके वहां कश्मीर से जम्मू आए, तो ये दिखाया गया कि कश्मीर की पॉपुलेशन 24% बढ़ गई। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिसके आधार पर ये साबित भी होता है और ये माना भी गया लार्ज। देखिए, लेकिन जब सीट के बंटवारे का मामला आया, 370 खत्म होने के बाद जब ये तय होना था कि सत्ता में जम्मू की प्रॉपर और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी या नहीं होगी, तो फिर से वही सबवर्सिव एक्ट करके आधार उस चीज को बना दिया गया जिस चीज के कारण सत्ता फिर कश्मीर के हाथ में जाएगी। अब देखिए, आर्ग्यूमेंट कोई भी हो कि हमें इलेक्शन करवाने, मेरा एक सिंपल सवाल है कि जम्मू कश्मीर में, नए जम्मू कश्मीर में 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद आपको अगर डेमोक्रेसी की आधारशिला रखनी है तो क्या आप वो फॉल्सहुड पे रखेंगे? डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन नंबर्स एज फार एज योर रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट इज कंसर्न, जो सत्ता के गलियारे हैं जहां से लोगों के भविष्य का निर्णय होना है, आप उसका आधार झूठ पे नहीं रख सकते। तो एक तो डिलिमिटेशन प्रोसेस इन्होंने उस आधार पे रखा जिस आधार पे सत्ता फिर से कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएगी, उन्हें उनकी पॉपुलेशन से अधिक सीट्स मिलेंगी, जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि देखिए, डेमोग्राफिक इन्वेजन को लेके हमने इसे राष्ट्रव्यापी एक मूवमेंट बनाया। हमने कोर्ट में जाके इनके कानून तक ध्वस्त करवा दिए, ऑर्डर्स तक निष्क्रिय करवा दिए, जो और तरीकों से रोहिंग्यास की सेटलमेंट करके, फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट करके, रिवर बेड्स एनक्रोचमेंट करके वो कोर्ट में लेके बहुत हद तक कंट्रोल करवाया। लेकिन देखिए, यहाँ की सरकार ने इंटरनल एक कंट्रोल फ्रॉम विद इन होने के कारण इस्लामिस्ट का जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका डाल दी और उसमें ये इफेक्टिवली कहा गया है कि देखिए, बहुत सारे गरीब मुसलमान हैं जो स्टेट लैंड पे रहते हैं, हम एक स्कीम लाना चाहते हैं जिस स्कीम के तहत जिन लोगों ने एक एक घर बनाया है उनके नाम पे हम ये सरकारी जमीन वैसे की तैसे रख लें, इसलिए आप रोशनी की जजमेंट को पुनर्विचार करें। ये तो दूसरी चीज, डेमोग्राफिक इन्वेजन को फॉर्मली एक्नॉलेज ना करना सरकार के द्वारा और डेमोग्राफिक इन्वेजन के मोस्ट इफेक्टिव टूल को ध्वस्त करने के बाद उसे पुनर्जीवित करने के प्रयास करना, ये एक डिफेक्टो इस्लामिक स्टेट का ही कृत्य है। तीसरा, आप आइए 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में फ्रॉड करके, मेरिट को कॉम्प्रोमाइज करके, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो जो गेजेटेड पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है, या एसएसआरपी हो जो नॉन गेजेटेड पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है, या जम्मू कश्मीर बैंक हो, तीनों ही दायरों ने तथ्यों के आधार पर यह साबित कर दिया कि 370 और 35 से पहले जिस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से कश्मीर में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, अभी भी वैसी ही दी जाती रहेगी। बहुत सारे तथ्य हमने पब्लिक डोमेन में रखे, बहुत सारे ऑर्डर्स हमने पब्लिक डोमेन में रखे। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई जहां पे डीआरडीओ ने हॉस्पिटल, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स, कोविड हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए, जम्मू में एक और कश्मीर में एक। तो जब उसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन मंगवाए गए तो कश्मीर के डीआरडीओ ने जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें यह कहा कि कश्मीर के डीआरडीओ के लिए केवल और केवल कश्मीर संभाग के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू के डीआरडीओ अस्पताल की रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें यह कहा गया कि पूरी स्टेट से कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जम्मू के लोगों ने शोर मचाया, वी मेड इट एन इशू। ये इलीगल नहीं है? दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल, एब्सोल्युटली इलीगल। और लेकिन 3 घंटे के भीतर भीतर जिस तरीके से माहौल बना, जिस तरीके से पब्लिक आउटक्राई हुई, जिस तरीके से इस मुद्दे को एकजुट जम्मू ने और हमने उठाया, सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़क पे जाके, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, 4 घंटे के भीतर भीतर एक क्लैरिफिकेशन आ गई और जम्मू संभाग के अस्पताल की पोस्ट्स को जम्मू डिवीजन के लोगों के लिए ही सुरक्षित कर दिया गया। लेकिन देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि व्हेन द सिस्टम इज कंट्रोल्ड फ्रॉम विद इन, so you would see all these things happening। अगर हमने इसका विरोध नहीं किया होता, आवाज नहीं उठाई होती, और सत्ता में जो इस समय पार्टी है, जिनके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, केंद्र में जिनकी सत्ता है, उन्होंने इस इशू को नहीं उठाया। ये कैंडिडेट सामने आए, एकजुट जम्मू सामने आया और सामाजिक संगठन सामने आए, उसके बाद ये हुआ। देखिए, जम्मू में टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल रखने वाले बहुत सारे एरियाज हैं जो कश्मीर से भी काफी आगे हैं।
370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद उन एरियाज को डेवलप करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं आया। इनफैक्ट हमने ये देखा कि ट्विटर हैंडल भी जम्मू का बंद करवा के डायरेक्टर कश्मीर का ट्विटर हैंडल, टूरिज्म के डायरेक्टर का, उसे ही एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिली और जम्मू के ट्विटर हैंडल को भी नहीं चलने दिया गया। जम्मू टूरिस्ट एरियाज को डेवलप करने के लिए जो फंड्स आए वो आप मान लीजिए कि फरवरी एंड या मार्च के एंड में भेजते हैं ताकि लैप्स हो जाए और जम्मू में किसी भी तरीके से टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कोई कार्य ना हो पाए। तो कागजों में दिखा दिया कि फंड्स जम्मू के लिए दिए गए हैं, लेकिन इन इफेक्ट पैसा कोई नहीं लगेगा और जम्मू के फंड्स जो वापस जाते हैं उन्हें कश्मीर में यूटिलाइज कर दिया जाता है, पहले से ही तैयारी करके, टेंडर्स फ्लोट करके, नए काम आइडेंटिफाई करके, क्योंकि उन्हें पता है कि जम्मू के फंड्स इस तरीके से लैप्स करवाएंगे और उन्हें कश्मीर में लगाएंगे। तो ये तमाम चीजें अभी चल रही हैं। जम्मू अभी भी डिसएम्पावर्ड है, चाहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यही परिस्थिति चल रही है। और फंडामेंटल इश्यूज पे, जो जीनोसाइडल प्रोसेसेस हैं, उन पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जम्मू के हिंदूज ने कश्मीर के हिंदूज की तरह 1990s और अर्ली 2000 में जेनोसाइड फेस किया। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जम्मू संभाग के अंदर। इन्होंने भी वही फेस किया जो कश्मीरी हिंदू ने कश्मीर में फेस किया। कंसिस्टेंट एक डिमांड है पूरे समाज की कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ और जम्मू के हिंदुओं के साथ 1990s और अर्ली 2000 में जो हुआ, भारत सरकार उसे ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे नरसंहार घोषित करे, जेनोसाइड घोषित करे। भारत सरकार यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड की सिग्नेटरी है और भारत सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हिंदू जेनोसाइड को कवर अप ना करे। आज 30 से अधिक वर्ष होने को जा रहे हैं, भारत सरकार इज इन ए डिनायल मोड। भारत सरकार हिंदुओं के जेनोसाइड को ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दे रही, क्योंकि उसके बाद जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी उन्हें भारत सरकार नाराज नहीं करना चाहती। तो अगर 370 और 35A की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना होता तो मुझे लगता है कि इन फंडामेंटल इश्यूज पे काम किया गया होता। सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को डिसएम्पावर करने के लिए पावर बैलेंस ऑफ पावर जम्मू में शिफ्ट किया होता, जो डिलिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2021 सेंसस के आधार पे किया जा सकता था, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली और हर तरीके से सही फैसले के आधार पे। तो मुझे ये लगता है कि कुछ जो फायदे, देखिए, डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट अगर ध्वस्त होगी तो ऑब्वियसली कुछ फायदे होंगे जैसा आपने गिनाए, लेकिन हमें डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट को ध्वस्त करना है, खत्म करना है, ताकि इंटरनल सबवर्जन को खत्म किया जा सके और डिसीजन मेकिंग में जो प्रो कश्मीर, प्रो सेपरेटिस्ट या प्रो अलगाववादी एक बायस आपको दिखता है वो खत्म किया जा सके और जम्मू कश्मीर को इस्लामिस्ट कंट्रोल से छुड़वाया जा सके, ताकि राष्ट्रीय हित यहाँ पे एकदम मजबूती से कायम हो जाए। जी, वैसे तो ये देखा गया है कि जब से लगभग 1919-1920 के बाद से ही जो हिंदू लीडरशिप है वो हमेशा एक अपॉलजी मोड में रही है, हमेशा अपॉलोजेटिक रही है और 1947 के बाद भी वो बंद नहीं हुआ। जैसा आपने कहा कि इसको डिफैक्टो, बल्कि मैंने एक पुस्तक लिखी है अनब्रेकिंग इंडिया, जिसमें जेएनके को मैंने काफ़ी विस्तार से उसको डील किया है और उसमें मैंने एक वाक्य लिखा है और ये लिखा है कि आर्टिकल 370 इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑफिशियल ट्रिब्यूट टू द टू नेशन थ्योरी, दैट इज एक्चुअली इट इज ऑफिशियल एक्सेप्टेंस, नथिंग एल्स। और वो टू नेशन थ्योरी आप जो कह रहे हैं, मैं काफ़ी कुछ उससे सहमत हूँ कि जो माइंडसेट है वो हमारा जो रूलिंग पावर है, चाहे वो आज की पावर हो जो तथाकथित हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, उसमें भी माइंडसेट वही है कि भाई आखिरकार तो ये अलग है। इसीलिए आज भी जहाँ पर माइनॉरिटी नहीं डिफाइन किया जा सका है, आज तक ये नहीं हो पाया है कि ये बता सकें कि 97% जहाँ पर आपके वैली में, जहाँ वो मेजॉरिटी में, वहाँ पर भी माइनॉरिटी का बेनिफिट कैसे ले लेते हैं, या दूसरे क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप है इत्यादि। तो वो एक जो अपॉलोजेटिक माइंडसेट है वो अभी भी चल रहा है और जो भारतवर्ष को एक
सुरक्षित बनाने का जो एक प्रयास होना चाहिए, उसमें उस सिक्योरिटी में डेमोग्राफिक सिक्योरिटी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये एक मूलभूत समस्या है। तो ये आपने डेमोग्राफी के लिहाज से भी बताई। मैं सिर्फ ये अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि क्या आपने इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस को, आपके पास जो तथ्य हैं उनके आधार पर, क्या इसको लीगली चैलेंज किया है? देखिए, मैं डिलिमिटेशन के इशू पे बात करूं उससे पहले मैं जो आपने माइनॉरिटी का इशू बताया उस पे 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। देश के लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से माइनॉरिटी राइट्स के जरिए सबवर्जन का बहुत डेंजरस प्रोसेस जम्मू कश्मीर में चल रहा है। देखिए, जून 2016 में स्वयं मैंने PIL नंबर 489/2016 टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन अदर्स सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। जून 2016 में नोटिस इशू किए गए और 12 मार्च 2018 में इस केस की जजमेंट आई। इस केस में मैंने चुनौती ही इस चीज को दी थी कि जम्मू कश्मीर में जब मुसलमान मेजॉरिटी में है तो उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस कैसे हासिल है। TMA पाई जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पर हमने ये कहा कि देखिए, कानून भारत में ये है कि अगर कोई नेशनल माइनॉरिटी किसी स्टेट में मेजॉरिटी में है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में उस कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, अदर नोटिफाइड नेशनल माइनॉरिटीज को मिलेंगे। तो जैसे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है लेकिन मुसलमान नेशनल माइनॉरिटी भी है, तो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा। देखिए, इस पिटीशन की सुनवाई के दौरान तकरीबन 2 साल ये केस चला। स्वयं मैंने इसे सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें यह कहा शुरू में कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहां पे पिछले 70 साल में मुसलमान ही माइनॉरिटी का बेनिफिट ले रहे हैं, इसलिए हम जम्मू कश्मीर में इस अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन थी बाय द स्टेट ऑफ इंडिया एंड बाय द स्टेट ऑफ J&K बिफोर द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री, दैट सिंस दिस इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट therefore it is sensitive and therefore minority के राइट्स मुसलमान अगर ले रहे हैं तो उस अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। एक क्लियर एक्नॉलेजमेंट थी कि एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक मुस्लिम स्टेट है। माइनॉरिटीज मुस्लिम वीटो, ये एक नॉन मुस्लिम जो माइनॉरिटी है उनके हक भी मुसलमानों को ही मिलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पे 2 बार इस केस में 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, राज्य सरकार पे भी 2 बार जुर्माना लगाया और उसके बाद अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने शुरू में तो पहले नूरा कुश्ती की, आपस में लड़े झगड़े, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि देखिए, जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, पिटिशनर इस केस में जो भी मांग रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम समयबद्ध तरीके में सब चीज को ठीक करके माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देंगे। अनफॉर्चुनेटली 12 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जब इस एफिडेविट के आधार पर केस को डिस्पोज ऑफ किया, उसके बाद से अभी तक भारत सरकार जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर माइनॉरिटीज के, नॉन मुस्लिम्स के 60 से 70 स्कीम्स के बेनिफिट आज की डेट में भी मुसलमानों को दे रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलता है, प्राइम मिनिस्टर्स न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में 15 अलग अलग स्कीम्स हैं जो केवल माइनॉरिटीज के लिए है। हाई पावर्ड स्कॉलरशिप्स, एक बच्चे को 4-4, 5-5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, एक स्कीम में 800 बेनिफिशियरीज जम्मू कश्मीर में, जिसमें से 717, 750 के करीब मुस्लिम समुदाय से जिनका बनता नहीं है, उन्हें दी जा रही है आज की डेट में भी। और प्रधानमंत्री कार्यालय से जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलता है उसकी इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस का क्लॉज 7B है, सब लोग डाउनलोड करके देख लें, मजे से गूगल में मिल जाएगा। क्लॉज 7B में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में साबित करवाया, कि वो नेशनल माइनॉरिटी जो स्टेट में मेजॉरिटी में है उस पर्टिकुलर स्टेट में माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं लेगी। इन स्टेट्स के नाम है पंजाब, जम्मू कश्मीर, कुछ यूटीज का भी नाम दिया गया कैटेगोरिकली। तो प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं अपनी इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस को वायलेट करके हजारों लाखों करोड़ रुपए इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे रहा माइनॉरिटी के नाम पे, जहां एक बहुत बड़ा स्कैम है। उसके साथ साथ ही नॉन मुस्लिम्स का एक मुस्लिम ऑर्डर में, मुस्लिम हेजेमोनिक सिस्टम में, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का भी मामला है। इतना ही नहीं, ये अधिक सीरियस मामला नहीं है, अधिक सीरियस मामला इससे आगे बनता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की स्ट्रगल को, सेपरेटिज्म की स्ट्रगल को इंटरनेशनल सपोर्ट क्यों हासिल है?
देखिए जम्मू कश्मीर में यहाँ की जो सेपरेटिस्ट संगठन है, अलगाववादी संगठन है, उनके लिए माइनॉरिटी स्टेटस होना इज अ बून। सवाल है कैसे? देखिए यूएन ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, जिसका इंडिया सिग्नेटरी है, उस चार्टर के हिसाब से ह्यूमन राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द माइनॉरिटीज अगेंस्ट द स्टेट। यानी हिंदू के माइनॉरिटी राइट्स नहीं है क्योंकि वो तो मेजोरिटी में है। तो ह्यूमन राइट्स किसके होंगे? ह्यूमन राइट्स किसके? ह्यूमन राइट्स केवल और केवल अल्पसंख्यक समुदाय को ही प्राप्त है। और अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कोई भी सिग्नेटरी मुल्क करता है तो फिर इंटरनेशनल ताकतें, थर्ड पार्टीज उस कंट्री के सोवरेन अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती हैं। अब देखिए कश्मीरी मुसलमान के पास जो जिहाद की जंग जम्मू कश्मीर में लड़ रहा है, अलगाववाद की जंग लड़ रहा है, उसके पास इलीगल तरीके से माइनॉरिटी स्टेटस है। कश्मीर में जो न्यूज़पेपर्स छपते हैं, जो सरकार की, भारत सरकार और राज्य एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की एडवर्टीजमेंट के रेवेन्यू से चलते हैं, उन अखबारों में हफ्ते में 3 झूठी, अनरिबटेड, फॉल्स, कंकॉक्टेड, वन साइडेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन की स्टोरीज लगा के ये लोग यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज के पास जाते हैं। ये वहां पे जाके इन अखबारों के आधार पे साबित करते हैं कि इंडिया एक ऑक्यूपेशन फोर्स है, एक इंपीरियल फोर्स है, ऑक्यूपेशन आर्मी हमारे ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है और हम माइनॉरिटीज हैं, इसलिए हमें आपका सहयोग चाहिए। इस तरीके से वो यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज के पास जाके अपनी अलगाववाद की स्ट्रगल को इंटरनेशनल सपोर्ट दिलवाते हैं। तो देखिए ये इंटरनेशनल सपोर्ट उन्हें केवल एक ही कारण से मिल रही है, क्योंकि उनके पास माइनॉरिटी का दर्जा हासिल है। अगर भारत सरकार को अलगाववाद की स्ट्रगल को कंटेन करना है जम्मू कश्मीर में, तो माइनॉरिटी स्टेटस आप इनका हटा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी और कानून की भी वही पोजीशन है। लेकिन जी हाँ, नहीं आपकी बात मेरे समझ में आ गई। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन कंटेम्प्ट, and it is not only in contempt, it also amounts to perjury. Absolutely, it amounts to perjury, it amounts to contempt. और कोविड के कारण we had to postpone it. There are other options also that are available to us even in the J&K High Court. मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में हम इस पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देखिए स्कैम, करप्शन का भी बहुत बड़ा मामला है। पिछले 70 वर्षों से इलीगल बेनिफिशियरीज को इलीगल तरीके से बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। आपने नरेगा स्कैम का तो हर जगह सुना होगा कि वो वर्कर्स जो ग्राउंड पे काम नहीं करते, जेसीबीज लगा के जो काम दिखा देते हैं कि भाई हो गया, उन्हें पैसा मिलने के कारण हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। तो यानी इलीगल बेनिफिशियरीज को स्कीम का फायदा मिला तो वो घोटाला है। तो यहाँ पे तो क्लियरली आप डिफाइन कर रहे हैं कि कौन बेनिफिशियरी है, कौन नहीं है, और अपनी गाइडलाइंस को ही वायलेट करते हुए इलीगल बेनिफिशियरीज को बेनिफिट दे रहे हैं, स्टेट एक्सचेकर का लॉस कॉज करवा रहे हैं, और लॉस गोज इनटू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स एवरी ईयर। 60 से 70 स्कीम्स हैं। अगर आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की मिला लीजिए, सोशल वेलफेयर की मिला लीजिए, आप प्रधानमंत्री कार्यालय की मिला लीजिए, 60 to 70 स्कीम्स, एक स्कीम में 4-4, 5-5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप, सॉफ्ट लोन्स, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, तरह तरह की स्कीम्स माइनॉरिटी के लिए जितनी भी है। तो आई थिंक, लेकिन मैंने जो दूसरा इसका पहलू बताया, जो सबवर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत आवश्यक है, किसे अलगाववादी लोग, इस स्टेटस को अलगाववादी लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने के लिए। तो अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में भारत सरकार, इंडियन स्टेट सपोर्ट कर रही है, इट इज इंटरनेशनलाइज कर रही है और अपने सोवरेन अफेयर्स में इंटरफेयर करने के लिए काम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन, जो हम सदा ये कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। आपके जम्मू क्षेत्र से जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो निश्चित रूप से आपने इन सारे मसलों को उनके समक्ष भी उठाया होगा। उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में? नहीं देखिए, वो तो डिनायल मोड में है, जेनोसाइड को लेके वो डिनायल मोड में है, और जेनोसाइड को जब आप डिनाई करते हैं तो दैट्स द क्लाइमेक्स ऑफ जेनोसाइड। उस समाज को, जिस समाज के साथ नरसंहार हुआ, जब आप कहते हैं कि आपके साथ जेनोसाइड हुआ ही नहीं, तो दैट डुप्लीकेट्स जेनोसाइड और उसे क्लाइमेक्स तक लेके जाता है। तो ये जेनोसाइड को लेके भी डिनायल मोड में है, डेमोग्राफिक इन्वेजन, लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक असॉल्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड, उसको लेके भी डिनायल मोड में है। इनफैक्ट एक कदम आगे बढ़ा के जो मुस्लिम डेमोग्राफिक असॉल्ट जम्मू पे ऑलरेडी हो चुका है रोशनी कानून के जरिए, उसे रेगुलराइज करने के लिए, उसे लीगलाइज करने के लिए हाई कोर्ट में बाकायदा रिव्यू पिटिशन फाइल करते हैं। तो
देखिए बट रिव्यू का स्कोप तो बहुत लिमिटेड होता है। रिव्यू में डू यू एक्सपेक्ट एनी सक्सेस इन द रिव्यू? रिव्यू इज वेरी लिमिटेड स्कोप। लेकिन देखिए एब्सोल्युटली, लेकिन अल्टीमेटली स्टेट रिव्यू पिटीशन में क्या ये रही है कि कोर्ट हमें परमिशन दे इन इलीगल सेटलमेंट्स को रेगुलराइज करने के लिए। हम अंकुर जी, वी नो दैट रिव्यू इज नॉट एन अपील। एब्सोल्युटली रिव्यू रिव्यू इज नॉट, और कोर्ट रिव्यू का इज भी ओनली ऑन द प्राइमा फेसी एरर्स। तो उसमें ये इट्स ओनली एरर्स कैन बी अ डिलेइंग टैक्टिक। इट इज अ डिलेइंग टैक्टिक, और ये करके मामला लटका हुआ है, और इसीलिए कोई भी इविक्शन का प्रोसेस अंडरगो नहीं किया जा रहा। और अंतोगत्वा सरकार विल कम अप प्रोबेबली, जिस स्कीम को हमें फिर चुनौती देनी पड़ेगी, विद अ स्कीम फॉर विच द बीन्स हैव बीन स्पिल्ड इन द हाई कोर्ट, सेइंग कि हम इन इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स को रेगुलराइज करना चाहते हैं, लीगलाइज करना चाहते हैं। दैट विल प्रोबेबली नॉट हैपन, ये जुडिशियल स्क्रूटनी विदहोल्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जुडिशरी में इस तरीके की इंटरवेंशंस करके जो डिले कॉज किया जाता है, वो नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा रहा है। और ये करने वाली सब सो कॉल्ड हिंदू ताकतें, हिंदू सरकारें ही हैं। लेकिन उसका कारण मुख्य ये है कि द स्टेट हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। यही डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट है कि सरकार तो चाहे हिंदू होगी, लेकिन अल्टीमेटली काम तो फिर जिहादियों का ही होगा। तो दिस इज हाउ दे ऑपरेट। और इसमें देखिए वैचारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो मुस्लिम वीटो का प्रोसेस है वो 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद भी खत्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए जिस तरीके की सोच इस समय सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी ताकतों ने बनाई है, बहुत खतरनाक है। देखो अरबिंदो घोष के हिंदुत्व की आप बात करें तो उनके मूल में, उनके कॉन्सेप्ट के मूल में सनातन इंडिक सिविलाइजेशन थी। उन्होंने एक सिविलाइजेशनल हिंदुत्व का आइडिया दिया। उत्तर पाड़ा स्पीच इनकी आप पढ़ लें तो वही है जी, एब्सोल्यूट। तो सावरकर ने थोड़ा वो टेरिटोरियल हिंदुत्व की तरफ गए, लेकिन फिर भी 3 कंडीशंस रखी कि जो व्यक्ति इस माता को, इस भारत माता को, इस भूमि को कन्याकुमारी से हिमालय के बीच में मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, वही हिंदू है। लेकिन ये सो कॉल्ड अभी जो हिंदू संगठन है, इन्होंने तो ये कहा कि नहीं, हम ये 3 कंडीशंस भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट के हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट के मूल में सनातन इंडिक सिविलाइजेशन नहीं है। और 1987 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 1 पे अगर आप देखें तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से इस भारत माता के अंदर कन्याकुमारी से हिमालय के बीच में जो एरिया है, जो माँ का दर्जा रखता है, इसके अंदर जैसे सनातन हुआ, जैसे बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म हुए, वैसे ही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हुए। और इसे बहुत ही सरल और सादा शब्दों में 2 वर्ष पहले सरसंघ चालक जी ने विज्ञान भवन में स्पीच देते हुए बड़े सरल शब्दों में कहा कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। अब उसकी उसके ऊपर मैं 2-3 एपिसोड कर चुका हूं। हाँ, तो अब उसकी इम्प्लीकेशन ये है, इस स्टेटमेंट की इम्प्लीकेशन ये है कि चूंकि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है और इस्लाम की विचारधारा सनातन से कहीं नीचे नहीं है या सनातन कहीं ऊपर नहीं है, क्योंकि मूल में टेरिटरी है, मूल में ये धरती है और इस धरती में जो भी है वो हिंदू है, तो आपको मुसलमान के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको मुसलमानों की वीटो को एक्नॉलेज करना है। आप उन्हें, आज आप किसी भी संघ के प्रचारक से बात करें तो आर्ग्यूमेंट आपको सेम मिलेगा कि देखिए ये 20 करोड़ हैं, तो इनके बिना तो देश चलेगा नहीं, इनको तो हमें रोपिन करना है। तो मतलब आपको अपने वाइटल इंटरेस्ट्स को फिर कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि एक साइड से तो एक रिलेंटलेस एक फाइट 1400 वर्षों से चल रही है, वो तो चेतना का या कॉन्शियसनेस प्लेन ही डिफरेंट है। और यहाँ पे आप दिल जीतने की, विश्वास जीतने की जब बात करेंगे तो इस तरीके, तो ये सारी चीजें इसी कॉन्टेक्स्ट में देखी जा सकती है। ये तो देखिए बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। अभी हमारे साथ एक संवाद हुआ था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वालों का, तो मैंने सबसे पहले उनसे यही प्रश्न पूछा कि आपके सरसंघ चालक जी कहते हैं कि यही वाली बात कि जो भी इस भारत के भूभाग में जिसने भी जन्म लिया है वो हिंदू है, तो फिर आपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अलग क्यों बनाया? आपको तो विश्व हिंदू परिषद में होना चाहिए। इसका कोई उत्तर नहीं आया। और संघ के कई लोगों से मैं पूछ चुका हूँ, स्पष्ट पूछ चुका हूँ कि आप कहते हैं कि इनकी केवल पूजा पद्धति अलग है, तो आपको क्या, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको पूजा, वर्शिप और प्रेयर में अंतर पता है? आपको 99% लोग नहीं बता पाएंगे, वो वाली बात अलग है। दूसरा, जो इनका जो आप कहते हैं कि वही सिर्फ अलग है, क्या इनके आपके टाइम कॉन्सेप्ट एक हैं? क्या इनके आपके लॉजिक कॉन्सेप्ट एक हैं? क्या इनका आपका प्रमाण शास्त्र एक है?
क्या इनका आपका कॉस्मोलॉजी एक है? जब सब चीजें अलग है तो सिर्फ पूजा पद्धति अलग कैसे होने से आपने कह दिया कि पूजा पद्धति अलग है? ये तो मेरी अजय चुंगू जी से इस पर विस्तार से बातचीत हुई है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही अलग है। और आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक बता के उनको जो टेक ओवर का उनका कॉन्सेप्ट है, जो उनकी हिदाया में, कुरान में, हदीस में लिखा हुआ है, उसको आप फैसिलिटेट करते हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे। एब्सोल्युटली। और मैं आपको ये बताऊं बहुत सरल शब्दों में कि देखिए, किसी भी हिंदू संगठन का लिटमस टेस्ट अयोध्या मूवमेंट में उसका ऑफिशियल आधिकारिक स्टैंड क्या था वो हो सकता है। और इसी सोच के लोगों ने, जो सो कॉल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने अयोध्या मूवमेंट में जो आधिकारिक स्टैंड लिया वो क्या था? वो ये था कि इंडियन स्टेट शुड सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल। व्हाई? बिकॉज राम वाज अ लोकल हीरो एंड बाबर वाज अ फॉरेन इन्वेडर। बाबर एक बाहरी आक्रांता था, जबकि राम एक लोकल हीरो थे। तो एक सेक्युलर फ्रेम में लाने के लिए लोकल वर्सेस फॉरेनर का डिस्प्यूट सामने रखा। आइकनोक्लेज्म, जो एक रिलीजियस इशू था, उसे सामने नहीं रखा गया, क्योंकि उससे मुसलमान दूर जा सकता था, उससे मुसलमान इस मूवमेंट में इन्हें सपोर्ट करने से मना कर सकता था। लेकिन बहुत बड़ा झूठ देश के साथ ये बोला गया जिस समय अयोध्या राम मंदिर पे आधिकारिक लेवल पे ये पोजीशन ली गई, जो एक सेक्युलर फ्रेमवर्क में आती थी और जो झूठ थी। देखिए, अगर ये फॉरेनर वर्सेस लोकल एक डिबेट होती तो भारत पे तो बहुत सारे आक्रांताओं ने हमले किए, किन्होंने मंदिर तोड़े? पर्शियंस ने अटैक किया, स्काइथियंस ने किया, हुन्स ने किया, कई सारे इतिहास में पहले भी आए, और उसके बाद क्रिश्चियंस ने भी किया। और मीर बाकी जो बाबर का जनरल था, उसकी बात अगर आप छोड़िए, तो आप अलाउद्दीन खिलजी का जो जनरल था, मालिक काफूर, जो इंडियन था, जो हिंदू था, जो कन्वर्ट हुआ था, उसने तो साउथ इंडिया की एक्सपेडिशन पे 800 से अधिक मंदिर तोड़े। लोकल था, हिंदू था। तो इस तरीके से चीजों को पेश करना जिससे इंटरनली ही सबवर्जन क्रिएट हो जाए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी डिससर्विस है। और आई थिंक ये इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की एक मैनिफेस्टेशन है जो अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट को हैम्पर करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, कम से कम इस बारे में बातचीत होने लगी है और मुझे ये पता चला है कि जिन लोगों के बारे में बात करते हैं उनके पास भी ये बातें पहुंच रही हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। अब हम लगभग 50 मिनट बातचीत कर चुके हैं और काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं, तो मैं अब प्रश्नों की ओर चलूं उसके पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कृपया अपने प्रश्न पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल के सहायता में जो भी आप पत्रम पुष्पम अर्पित कर सकें उसका स्वागत हम करेंगे। प्रश्न। गोल्डन डियर, डेमोग्राफिक परिवर्तनम हिंदूनां नरसंहारेषु राष्ट्रीय सुरक्षा संकट भावेन किमर्थम न पश्यति भारतीय एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं देख पा रहा है? एषः समर्पणस्य लक्षण, ये समर्पण का लक्षण है। जैसा कि हमने पहले ही अपनी चर्चा में बताया कि इंडियन स्टेट हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। देखिए, ये एक बहुत गहन विषय है कि देखिए, आपने मुस्लिम वीटो की बात, उत्तर संक्षिप्त रखें अंकुर जी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। जी एब्सोल्युटली। सो द स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन, जहां मिलियंस ऑफ लोगों का खात्मा करके, मार के, चाइना के लोगों को कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ मोड़ा गया, जहां मिलियंस ऑफ लोगों की हत्या करके, नरसंहार करके रशिया ने सोवियत रशिया की तरफ लोगों का रुख मोड़ा, वहां ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि 1947 के बाद किस तरीके से यहाँ का हिंदू समाज वॉलंटरी स्लेव, गुलाम बन गया, कि बिना कुछ किए, बिना हिंसा किए, बिना ताकत के ही उन्होंने देश की राजसत्ता को राष्ट्र से विमुख कर दिया, उससे हॉस्टाइल कर दिया, और लोग भी उस प्रोसेस में शामिल हो गए। So individuals have been planted, policies have been planted, education systems have been taken over, frameworks, propaganda, narratives, ये सब विषय हैं जिसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि इसीलिए इंडियन स्टेट हैज फेल्ड। नेक्स्ट। थैंक यू विजय जी आपके सहयोग के लिए। नीरज राणा, हार्टफेल्ट वेलकम टू अंकुर शर्मा जी द ग्रेट फाइटर। आपके कोई प्रशंसक हैं नीरज जी? धन्यवाद। नेक्स्ट।
क्रिस्टोफर, कंप्लीटली एग्री विद अंकुर जी, इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयन स्टेट उत्तराखंड में भी अगले 10-15 साल में लोगों को रियलाइज होगा, लेकिन हमारे पास अंकुर जी जैसे लोग नहीं हैं, सब सेल्फिश हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं है, क्या करें? देखिए, अंकुर जी का उदाहरण प्रस्तुत करें लोगों के सामने, निश्चित रूप से प्रेरणा आएगी वहां भी। नेक्स्ट। Shankdeep Ghosh, is it true that former terrorists are given land to make malls, etc. by present government in J&K for appeasement? Why no military rule in J&K? देखिए, कुछ समय पहले इनफैक्ट हम ही ने ये एक्सपोज किया था, बहुत रिलायबल ऑथेंटिक स्टेट एपरेटस के बीच में से डॉक्यूमेंट्स, कि जम्मू संभाग में, जम्मू सिटी में एक पाकिस्तानी यहाँ पे कई 100 कनाल जमीन का मालिक बन गया, एंड वी हैड प्रोड्यूस्ड सफिशिएंट डिटेल्स। तो ये बिल्कुल सही है कि जो टेररिस्ट्स हैं, जो आतंकवादी हैं, वो सबवर्जन के जरिए जम्मू कश्मीर में जमीनों के मालिक हैं, उनके नाम पे दी गई हैं। इनफैक्ट मोस्ट रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम, वहाबी जो विचारधारा के कुछ लोग हैं जो देश के खिलाफ हैं, उन्हें सरकारी जमीन दी गई अपने थियोलॉजिकल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए। ये सही बात है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। नेक्स्ट, पुरुष सूक्त, सिंपल क्वेश्चन, will Jammu actually become a separate state? Your best estimate please. इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको गजवाए हिंद की लड़ाई को रोकना है, अगर आपको इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के प्रोसेस को रोकना है, सनातन इंडिक सिविलाइजेशन को आपने अगर प्रोटेक्ट करना है, तो जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाए बिना और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किए बिना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, विवेक सिंह, अंकुर जी में न्यायालय की शक्ति कितनी है? मैं न्यायालय की शक्ति कितनी है ये समझना चाहता हूँ। यदि आपकी सोच वाले सारे जज में वकील हो जाएं तो क्या जिहाद की लीगल समस्या का निदान हो सकेगा? देखिए, इसके लिए तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करनी पड़ेगी। जिस सोफिस्टिकेटेड तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में इंट्रूड करके वो जैसे प्रोसेस अनलीश करते हैं, उन प्रोसेसेस को समझना पड़ेगा। जैसे एक कानून को जम्मू कश्मीर में हमने आइडेंटिफाई किया कि ये लेजिस्लेटिव जिहाद, लेजिस्लेटिव रूट से जिहाद करने का एक बहुत खतरनाक टूल है। उसे हमने चुनौती दी और कोर्ट ने 2020 में उस कानून को ध्वस्त करवाया। कोर्ट में देखिए, कोर्ट में शब्दावली दूसरी रहेगी, कोर्ट में आधार दूसरे रहेंगे चैलेंज के। कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू में जो लेजिस्लेशन चैलेंज होते हैं, वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के आधार पे आप करते हैं, तो उसी आधार पे करके आप इन्हें ध्वस्त करवाइए। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा जिहादी इनिशिएटिव, चाहे वो कानून की शेप में हो, चाहे वो ऑर्डर की शेप में हो, किसी भी प्रकार में हो, उसे आप कोर्ट में जाके 100% ध्वस्त करवा सकते हैं। और हमारे कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्ट्स सक्षम हैं इस तरीके के निर्णय देने में। जीती जागती एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, जिसने रोशनी कानून को आर्टिकल 14 पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन, उनके उस आधार पे ध्वस्त किया। एंड वी आल्सो डिफीटेड लेजिस्लेटिव जिहाद थ्रू दिस मोड। नेक्स्ट, Parth Kaushik, I don't criticize Modi ji personally, but what he has done in J&K is milestone itself. But it's true that he's tired now. We need new blood in leadership. Anyway, it's an observation, not a question. Yes. So thank you for the observation, Parth ji. Next. Vivek Singh, Ankur ji, optimistically and legally, what's the way to achieve? How can we make this secular nation give equal rights to majority and minority? माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करके हम सबको बराबरी के रास्ते पे ला सकते हैं। डिलीट आर्टिकल 29 एंड 30 फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म करिए। माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगेन इज अ सबवर्जन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी शुड गो, सिटीजनशिप शुड रिमेन, एंड आई थिंक ओनली देन such kind of subversions will be properly taken care of. Next, actually, once you have inserted secular, then there is absolutely no justification for minority. Absolutely. तो इसीलिए आर्टिकल 29 और 30 को भी आप निकालिए। Ankur Sharma ji, a big thanks for the stupendous work you are doing. Suppose you were in the Prime Minister's seat,
there will be incredible pressures on you because Pakistan would run around the world crying foul, and all human rights organizations. This is also a problem because we have given the status of uh, guardian of Muslims to Pakistan. That is our problem. Why should they? Why should we give them the status of guardians of Indian Muslims? They are the ones who claim this. एब्सोल्युटली, और यही सबसे बड़ी समस्या है कि अनटिल एंड अनलेस अ मुस्लिम और अ कम्युनिस्ट हमें सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दे, हमें नहीं चैन आता। और जो सॉल्यूशंस हमें जम्मू कश्मीर में सजेस्ट किए हैं वो सब सेक्युलर सॉल्यूशंस हैं। जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट करना, जेनोसाइड को आधार बना के करना है, डेमोग्राफिक इन्वेजन को रिवर्स करना, धर्म के आधार पे जो जमीनों का आवंटन किया उसे रिवर्स करने का प्रोसेस। तो यू आर रिस्पॉन्डिंग बैक, अगर आप वो फ्रेमवर्क भी ले ले तो इन अ वेरी वेरी सेक्युलर मैनर। यू हैव टू रिवर्स जेनोसाइड, दैट्स योर सेक्युलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। And another point is that Pakistan claims that Pakistan is its exclusive property and India is its joint property. And by our actions, we have given it recognition. Gauri Dani, does the Indian state recognize the mechanism of jihad and threat of Islamization through democratic subversion, or state sees this as a secular process? It sees it as a secular process. It sees it as a normal process because the state has already been taken over. State apparatus में you have individuals and policies already planted जो स्टेट को भारत के राष्ट्र से विमुख कर चुकी है। ना केवल विमुख कर चुकी हैं बल्कि स्टेट को होस्टाइल बना चुकी है। आप उस स्टेट की बात कर रहे हैं जो अभी भी बिलीव करती है कि इंडिया इज स्टिल अ नेशन इन द मेकिंग। इंडिया की सिविलाइजेशन को डिनाई करती है इंडियन स्टेट। सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी को भारत सरकार आधिकारिक तौर पे मानती नहीं है। इट सेज इंडिया इज स्टिल अ नेशन इन द मेकिंग। ये देखिए कितनी बड़ी सबवर्जन इंडियन स्टेट एपरेटस में है। Right. Next. Ram, can you have total Hindu and Muslim population exchange between Jammu and Kashmir Valley and define these as religious states? You can't define legally or constitutionally as religious states, but Kashmir is otherwise 99% Muslim and Jammu is Hindu majority. हमें इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखना है, where the process of Islamization is being carried out by international forces and forces which are causing subversion within our system. We have to protect our system. हम तो अपने उन कार्यों से, जिन कार्यों की चर्चा शुरू में हमने की, that how do you respond, उससे तो एक सेक्युलर पॉलिटी का ही निर्माण करेंगे जम्मू कश्मीर में। I think you have to contain these jihadi forces, और वो जम्मू को सेपरेट स्टेट बना के और कश्मीर को यूटी बना के किया जा सकता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Vivek Singh, Sanjay ji, I am amazed by clarity in vision of Ankur ji, just like Jay Sai Deepak ji. Please request and invite him regularly. Yes, it's just the first time. There'll be many more. Sanatan needs him. We need him. अनिल पटेल, चरण स्पर्श गुरुजी आप दोनों से मेरा प्रश्न है कि कश्मीर की इस हालत में नेहरू का क्या रोल रहा है? देखिए, माननीय नेहरू साहब ने ही तो जम्मू कश्मीर को भारत की सेक्युलर टेरिटरी में इस्लामिक स्टेट की तरह खड़ा किया। आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहां पे अगर सत्ता कश्मीरी मुसलमान के हाथ में रहेगी, चेहरा वही रहेगा, तो डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब नेहरू को भूल जाना चाहिए। उन्होंने तो 370 को टेम्पररी प्रोविजन की तरह ही इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, 1957 में ये खत्म हो जाना चाहिए था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की खत्म हुई। नहीं हुआ, 1964 तक नेहरू रहे। पर रादर देन गोइंग इनटू दीज थिंग्स, आई थिंक हमें ये फोकस करना चाहिए कि अभी की नीड्स क्या हैं, किस तरीके से अभी यहाँ पे सबवर्जन कॉज की जा रही है और किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सनातन इंडिक सिविलाइजेशन को आपको अगर बचाना है तो पाकिस्तान के इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के प्रोसेस को फोकस करके उसके लिए रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव क्रिएट करना चाहिए, जिसके बाद हमें सोल्यूशन मिलेगा। नेहरू ने जो किया वो हो गया। आई डोंट थिंक कि नेहरू इज प्रोबेबली रेलेवेंट एज ऑन डेट इन J&K, क्योंकि नेहरू ने जितना
सबवर्जन को अलाउ किया, उससे कई गुना सबवर्जन आज की डेट में जम्मू कश्मीर में चल रही है। नेक्स्ट, अनिल पटेल सर, क्या रीजन है कि कोई भी गवर्नमेंट मुस्लिम्स को माइनॉरिटी से हटाना नहीं चाहती? क्या उनकी कोई मजबूरी है या उनका कोई स्वार्थ है? देखिए, कोई मजबूरी है, कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आप मजबूरी समझिए तो पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल अपनी कैपिटल या अपनी कंस्टिट्यूएंसी को पेंडर करना, केटर करना, वही मजबूरियां होती हैं। लेकिन अगर मुसलमानों से माइनॉरिटी स्टेटस जम्मू कश्मीर में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी वापस लेती है, तो उसे तो पॉलिटिकल फायदा होगा। उसकी जो हिंदू कंसोलिडेशन अधिक होगी, जो उसके वोटर्स हैं वो फर्दर कंसोलिडेट होंगे। देखिए कि इतना इट इज बैफलिंग कि जहां पे आप अपने कंस्टिट्यूएंट्स को ही लैसरेट करते हैं, उन्हें ही ब्लीड करते हैं, उन्हीं के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करते हैं, तो अल्टीमेटली वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक इन अनदर एपिसोड प्रोबेबली, कि ये इंडियन स्टेट का टेक ओवर हुआ कैसे, हाउ इज दिस इंडियन स्टेट बीन टेकन ओवर, कि पॉलिटिकल कॉमन सेंस को भी बिट्रे किया जाता। So I think the answer lies in the fact that since Indian state as an apparatus, state as an abstraction, state as a political entity has already been taken over, governments आएंगी जाएंगी, system will happen like this, and therefore you would see कि इस तरीके की चीजों में कोई भी चेंज नहीं आएगी unless आप एक बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन विद इन द स्टेट apparatus करें। ललित अंबरदार, सनातन civilizational resurgence faces existential threat in J&K today. If Kashmir jihad is not contained, militarily will lead to rise of dozens of Kashmirs across India. सहमत? You know Lalit Ambardar. We all know Lalit ji. बिल्कुल, हम पूर्णतः सहमत हैं, अंबरदार साहब से बिल्कुल सहमत हैं। Thank you Lalit ji. Vivek Dar, Ankur sir, what do you think? How long will it take for Pandits to return to the valley? 10 years, 20 or even more? No, unless you create a separate land domain, an exclusive union territory for Hindus of Kashmir who have suffered acts of genocide, crimes of genocide at the hands of Islamists, मुझे नहीं लगता कि रिटर्न की कोई भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो लोग जम्मू कश्मीर में कश्मीर की सोशियोलॉजी को समझते हैं, किस तरीके से ये लोग वहां पे सेटल्ड थे, वो इस आर्ग्यूमेंट को अप्रिशिएट करेंगे कि यू हैव टू हैव एन एक्सक्लूसिव लैंड डोमेन carved out for these people, which should be centrally governed. Until and unless that happens, things will not change. Nobody will move back to Kashmir. You're quite right. Nobody is going to risk his life. Absolutely. We just seen what happened to Rakesh Pandita. Rakesh Pandit, earlier Pandit also, and regularly even जो वहां पे ढाबा चलाने वाले व्यक्ति के बेटे की हत्या कर दी गई कि वो वहां पे जम्मू का होते हुए कश्मीर में ढाबा कैसे चला रहा था, कृष्णा ढाबा। देन देयर वाज अ ज्वेलर हु वाज शॉट, एंड आई नो अ पर्सन इन जम्मू, हमने तो हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की, ही डिसाइडेड ऑफ एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस इन कश्मीर पोस्ट एब्रोगेशन, एंड ही रिसीव्स अ थ्रेट लेटर फ्रॉम द रेजिस्टेंस फ्रंट व्हिच इज एन अमलगम ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड 40 हेडेड बाय एलईटी, और उसमें 3 लाइव कार्ट्रिजेस भेजी गई उनके घर पे, क्योंकि उनके 3 ही फैमिली मेंबर्स थे। सो जस्ट ही डिसाइडेड जम्मू कश्मीर में जाके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, एंड ही रिसीव्स दिस थ्रेट, एंड एवरी मतलब आप सोसाइटी में से लोग और घर पे जाके डिलीवर किया, सो ओवरग्राउंड वर्कर्स एवरीथिंग। जम्मू में लोग सेफ नहीं है तो कश्मीर की तो बात ही छोड़ दी। जी हाँ, एक प्रश्न और आ गया, वो और भी ले लेते हैं। Ankit, why media use J&K term in unison during terrorist attack in Kashmir? I was denied a room on rent in Delhi when I told owner that I am from Jammu. हमारी शिकायत तो ये है कि जब भी इस्तेमाल किया जाता है कश्मीर 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 ही इस्तेमाल किया जाता है। जम्मू कश्मीर पे कोई डिबेट हो तो कश्मीर के लोगों को ही बुलाया जाता है। जम्मू कश्मीर पे नेशनल लेवल पे कोई भी डिबेट हो तो कश्मीर की ही चर्चा होती है। कश्मीर द्वारा पेडल किए गए झूठे फॉल्स नैरेटिव्स, उन्हीं पे चर्चा होती है। इन्होंने एक नई चीज सामने लाई है, जहां पे जब टेररिस्ट अटैक होगा तो जम्मू को जोड़ दिया जाएगा साथ में। That is how they play. One more question, Gauri Dani. So what options do Indians have to surgically correct state apparatus that is against Sanatana civilization? देखिए, इंडियंस को कंसिस्टेंट और रिलेंटलेस प्रेशर उस हद तक बनाना है जिस हद पे जाके स्टेट ये करेक्शंस करना इंट्रोड्यूस करे। यू हैव टू रिमूव दोज इंडिविजुअल्स
you have to reverse those policies, those narratives, those formulations, those biases from the state apparatus. I know I'm talking in abstraction, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को जम्मू कश्मीर में हम डिफाइन कर रहे हैं, जिस तरीके से जिहादी इंट्रूजन्स के खिलाफ हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, इस तरीके से ही लड़के पूरे देश में इन नुआंस्ड अटैक्स को समझ के इसका एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्रिएट करके ग्रेजुअल तरीके से विल बी एबल टू रिट्रीव बैक आवर स्टेट. राष्ट्र ही स्टेट का निर्माण करता है ताकि राष्ट्र की सुरक्षा हो सके, उन्नति हो सके. यहां पे एक दूसरी समस्या है जहां पे स्टेट ही राष्ट्र से विमुख हो चुकी है, होस्टाइल हो चुकी है. तो हम ये कहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है. पाकिस्तान इज अ नॉर्मल स्टेट क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली बिहेव करती है विद एन एबनॉर्मल नेशन. पाकिस्तान एज अ नेशन इज एबनॉर्मल. 100 चीजें आप कह सकते हैं, बट पाकिस्तानी स्टेट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. एन आइडियोलॉजिकल स्टेट और एब्सोल्यूट. इंडियन स्टेट इज अनफॉर्चुनेटली एबनॉर्मल विद अ नॉर्मल नेशन. It is confused, completely confused. Completely confused, hostile towards the Indian nation, does not believe in the basic thing that it is a continuity of Indic civilization. It does not believe, it still believes India is a nation in the making. That जैसे मैंने पहले भी कहा, और बहुत सारी चीजें. इक्वालिटी को इनइक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, you find certain provisions in the Constitution of India. Selective treatment, you find provision. Yeah, I mean, we can go to the larger debate also. After all, Constitution is also a book, and we like to follow books rather than the civilization. Absolutely. Anyway, that's larger debate. We do some other time. इसी के साथ हम सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. अंकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत ही स्पष्टता से और बहुत ही साफ गोई से अपने विचार यहाँ पर रखे, और बहुत सारे जो इस तरह के मसले हैं उनको आपने बिल्कुल सुस्पष्ट कर दिया. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम. जय हिंद, वंदे मातरम. Press the bell icon on YouTube.